अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उर्दू नावल्स। आज कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और बाकी रही बात हमारे चैनल की, तो उसके लिए भी आप सबको, मेरी आर्ची फैमिली, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर, अनसब्सक्राइबर लोगों को नहीं, सब्सक्राइबर्स को बहुत मुबारकबाद। जिनकी दुआओं से जो है वो मेरा चैनल फाइनली वापस आ चुका है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बाकी हैं जो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ठीक होती जाएंगी। उन पर मेरा काम चल रहा है, मैं उन पर अभी भी वर्किंग कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और जो नहीं सब्सक्राइब करते, प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो। क्यों नहीं करते? अब मैं डंडा लेके आप लोगों के पीछे भागूंगी, तब आप लोग सब्सक्राइब करोगे क्या? मुझे मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन आती है सब्सक्राइबर बढ़ाने से, लाइक करने से, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने से। तो अगर आप ये करोगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, और मेरा दिल चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लिखूँ, ताकि उसे अपलोड किया जा सके। तो अब चलते हैं बगैर किसी देर के अपने नावल की जानिब। नावल है जी कलबेज़र, एपिसोड 66 का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नावल को। टेबल पर पड़ा फोन थरथराया तो सोते हुए उमर के माथे पर बल पड़े। कमरे में उठती फोन की बेल्ट से वो बुरी तरह झुंझलाया था। आंखें खोलकर बेजारी से साइड टेबल की जानिब देखा जहां पर फोन पड़ा आवाज़ें कस रहा था। गर्दन मोड़ते उसने एक नज़र ईमान पर डाली जो उसके बाजू पर सर रखे उसे लिपट कर गहरी नींद सो रही थी। उमर ने बाजू बढ़ाकर फोन उठाया और कॉल यस करते फोन को कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से जो खबर उसे मिली थी वो उसे चौंका गई थी। सारी नींद भग से उड़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात पल में हद दर्जा संजीदा हुए थे। वेट अ मिनट, कहते उमर ने बहुत आराम से ईमान का सर अपने कंधे से तकिए पर मुंतकिल किया और खामोशी से उठकर रूम से बाहर स्विमिंग पूल एरिया में आकर खड़ा हो गया। स्विट्जरलैंड में इस वक्त हल्की हल्की सुबह फैल रही थी। हाँ, अब बताओ, क्या कह रहे थे तुम? उमर ने फोन कान से लगाते बलाज से कहा। बलाज ने एक एक करके शफा से हुई सारी बात उमर को बता दी। उमर कुछ देर फोन कान से लगाए सोचता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि शफा ने अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब प्री प्लान था। उमर ने शक्को शुबात के हालों में कहा। मतलब? बलाज ने नासमझी से पूछा। मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि शफा की माँ अपनी मर्जी से इजाज़त दौरानी के साथ गई हो। उमर बात करते पलटा तो नजर सामने दरवाजे के बीच साकिन खड़ी ईमान पर पड़ी जो अजीब नज़रों से उसे घूर रही थी। उसे देखते ही उमर के चेहरे की रंगत एकदम बदली थी। कहीं उसने मेरे मुंह से शफा के बारे में कुछ सुन तो नहीं लिया? अगर उसने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा? इतना सोचते ही उमर परेशान हुआ था। ईमान मशकूक नज़रों से देखती हुई उमर के करीब आई। भलाज, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, उमर ने मिनमिना कर कहते हुए जल्दी से कॉल काट दी। नजरें उठाई तो ईमान को खुद पर गहरी नजरों से ताड़ते पाया। ईमान ने सर पैर उमर का जायजा लिया था जैसे कोई सबूत ढूंढ रही हो। भलाज की कॉल थी। उसे यूँ देखने पर उमर ने वजाहत देने की कोशिश की। ईमान ने नजरों का जाविया बदलते उसकी पुष्ट पर बंधे बाजुओं पर नजर डाली जहाँ शायद उससे फोन छुपाया जा रहा था। फिर बोली, मगर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं कि किसकी कॉल थी। क्या बेनियाजी थी लहजे में, मगर आंखों की बेचैनी उमर से माफी न रह सकी थी। मुझे लगा शायद तुम्हें लगे कि क्या लगे? उमर के झिझक कर कहने पर ईमान ने बाल टोकते आईब्रोज काकर संजीदगी से पूछा। यही कि मैं किसी से बात कर रहा था। हाथ से गर्दन की पूंछ सहलाते उमर ने मध्यम आवाज में कहा। तो क्या नहीं कर रहे थे? नहीं, बात तो कर रहा था मगर लड़के से, उमर ने जल्दी से वजाहत दी। तो क्या लड़की होनी चाहिए थी? आपकी बार ईमान की आंखें हैरत से भरी थी। उसने सख्त नजरों से उमर को घूर के पूछा। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें हो सकता है ऐसा लगा हो कि मैं आधी रात को किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लगेगा? उमर की बात पर ईमान उलझी थी। शोहरों के मामले में अक्सर बीनियाँ शक्की होती हैं। उमर ने उसे अपनी बात का मफहूम समझाया। मैं ऐसी नहीं हूँ, ईमान ने लापरवाही से कहते लॉन में आगे पीछे नजर दौड़ाई, जबकि उसकी बात पर उमर हैरान हुआ था। खैर, ये तो आज की तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोला है तुमने। उमर ने आंखें घुमाते दिल ही दिल में सोचते हुए उसकी बात की नफी की थी। फिर अचानक से कुछ सोचते उसकी आंखों में चमक उतरी। इरादा मोहतरमा को सताने का था। वैसे हो भी सकता है कि कोई लड़की हो। अब ऐसे भी किया कॉल जो रूम में सुनने की बजाय मैं ठंड में बाहर आकर सुन रहा था। उमर ने शरारत से कहा। अब उसका इरादा ईमान को तंग करते शक में डालने का था, जिसके लिए वो पहला पता फेंक चुका था, और वो इसमें कामयाबी हो गया था। ईमान ने जड़ से रूम उमर की जानिब मोड़ते अजीब अंदाज में उसे देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छिपाते संजीदा शक्ल बनाए उसे देख रहा था। फोन दिखाए अपना, हुक्माना लहजे में कहते उसने अपनी हथेली उमर के सामने फैला दी। उमर को हंसी आई, जैसे बड़ी महारत से उसने लबो दले दुबाते अपना फोन ईमान से मजीद दूर करते ये जाहिर करने की कोशिश की कि आया उसका कहा सच है। वो वाकई ही किसी लड़की से बात कर रहा था, और अब वो फोन ईमान को दिखाने से कतरा रहा है। उमर फोन दिखाए अपना। अब की बारी ईमान ने सख्ती से अपनी बात दोहराई। खुशगवार मूड पल में शकी हुआ था। छोड़ो, फोन में क्या देखोगी, बता तो रहा हूँ, को बिलाज की कॉल थी। उमर के फोन ना देने पर
ईमान का शक यकीन में बदला था, मतलब वो वाकई ही किसी लड़की से बात कर रहा था, तभी फ़ोन देने से इनकारी था। वो एक कदम आगे बढ़ी और झट से उमर के हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसकी इस अतावली हरकत पर उमर ने चेहरा मोड़ते अपनी उमड़ाई हंसी छुपाई। ईमान ने जल्दी से फ़ोन ऑन किया, पासवर्ड डाला, लेकिन ये क्या, पासवर्ड लगाने पर मालूम हुआ कि फ़ोन का पासवर्ड बदल दिया गया था। ईमान ने शक्की नज़रों से उमर को घूरा, जो होंठों में हंसी दबाए बड़ी महारत से साथ संजीदा बना हुआ था। ईमान ने एकदम फ़ोन उमर के चेहरे के सामने करते फेस लॉक कर लिया और पहली फुर्सत में कॉल हिस्ट्री खोली। आखिरी नंबर जिस से कॉल मसूल की गई थी बलाज के नाम से सेव था, मगर ये देखने के बाद भी ईमान को तसल्ली ना हुई तो उसे कॉल ही मिला डाली। दूसरी जानी बेल होने लगी और चंद ही सेकंड में फ़ोन उठा लिया गया। ईमान ने खामोश रहते मुकाबिल के बोलने का इंतज़ार किया था। अब कुछ बोलेगा साले कि मैं फ़ोन रख दूँ। बलाज ने कुछ देर तो उमर की बोलने का इंतज़ार किया, मगर जब उसने बात शुरू ना की तो वो बेजार होते बोला, अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने मिनमिना कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आप सब खैरियत है? बलाज ने फ़ोन से कान हटाते नंबर देखा, जो उमर का ही था, मगर दूसरी जानिब बोलने वाली ईमान थी। जी सब ठीक है, वो दरअसल गलती से कॉल लग गई थी। आई एम सॉरी। ईमान ने एक सांस में कहते झट से कॉल काट दी और अब वो उमर से नजरें मिलाने से कतरा रही थी। उसने कनखियों से उसे देखा तो वो शरारती सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। उमर ने तो बस हराना अंदाज में ईमान की नकल उतारी और वो वाकई ही उसे दिल पर ले बैठी। हाँ तो नहीं हूँ मैं ऐसी। ईमान ने उमर को देखते झुंझला कर कहा, मगर जब उमर ने उसे उसकी गलत बयानी पर घूरा तो वो फौरन से अपनी बात की इस्लाह करने लगी। मेरा मतलब है कि हो ही जाता है कभी कभी ऐसा, और उसे शक करना नहीं, पोजेसिवनेस कहते हैं। फ़ोन। उमर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की अदाकारी करते अपना हाथ उसके सामने फैलाया तो ईमान ने फ़ोन पटकने वाले अंदाज में उमर की हथेली पर रखा और तनफन करती कमरे में चली गई। उसकी दूर जाती पूछ देखकर उमर गहरा मुस्कराया था। वो महसूस कर सकता था कि मीरा वाले वाक़े के बाद से ईमान उसके बारे में पहले की तरह ओवर पोजेसिव नहीं रही थी, लेकिन दरअसल वो शो नहीं करती थी। वो जानता था कि अंदर से वो उसके मामले में पहले जैसी ही थी, ओवर थिंकर, ओवर पोजेसिव और ओवर नहरीली, बस अब जाहिर नहीं करती थी। मगर अभी उसे पहले जैसा होते देखकर उमर का दिल पुरसकून हुआ था। एक नज़र आसमान पर ऊपर आती सूरज की ताज़ी किरणों पर डालते उमर ने गहरा सांस भरा और कमरे में चला गया। बलाज इस अचानक बलाज कह रही हूँ। मोमिन इस अचानक पड़ जाने वाले थप्पड़ के लिए कतन तैयार नहीं था। गाल पर हाथ रखे वो शोलाबार निगाहों से हुरैन को देख रहा था, जिसने सबके सामने उसकी इज्जत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया था। तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुम्हारी असलियत मालूम नहीं होगी? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते जाओगी और मैं बनती चली जाऊंगी? तो ऐसा नहीं है मिस्टर मोमिन कमाल, तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस लड़की का मैसेज तुम्हें आया था वो मैं हूँ, जिससे कोई और समझकर तुम इश्की पींगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। तुम अपनी आजमाइश में नाकाम हो चुके हो। अंदाज़ा तो पहले दिन से था मुझे तुम्हारी इस ठरकी नेचर का, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी सोच के मुताबिक इंतहाई घटिया और चीप इंसान हो। हुरैन की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से कांपने लगी थी। आंखों में मोमिन के लिए शदीद हकारत लिए जब उसने चीप और घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मोमिन का ज़ब टूट गया। वो बुलंद आवाज़ में धाड़ा था, जस्ट शट अप ओके। मोमिन की धाड़ पर हुरैन की तेज़ जुबान को ब्रेक लगी थी। मैं चीप हूँ? मैं? मोमिन ने बेयकीनी से अपनी जानिब उंगली करते हुरैन से पूछा। तुम शायद भूल रही हो हुरैन बीबी कि तुम अपने होने वाले शोहर को चीप और घटिया कह रही हो, क्योंकि तुम हो। जब जानते हो कि मेरे होने वाले हस्बैंड हो तुम, तो किसी अनजान लड़की का मैसेज आने पर कैसे मोहब्बत भरा रिप्लाई दे सकते हो उसे? हाँ बोलो, जवाब दो, जवाब दो। हुरैन मोमिन के सीने पर दोनों हाथ रखते उसे दूर धकेलते हुए बोली। मोमिन ने लब भींच कर पार्क में मौजूद इर्द गिर्द जमा होते लोगों को देखा। चलो यहाँ से। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने मजीद तमाशा बने, इसीलिए उसे कहते तहम्मुल का मुजाहरा करते हुरैन की कलाई थामी और उसे वहां से ले जाने लगा कि हुरैन ने झटके से अपनी कलाई मोमिन के हाथ से छुड़वाई थी। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनी, अभी बीवी बनी नहीं हूँ अभी। और तुम्हें क्या लगता है कि यूं नरमी भरत कर तुम अपने काले करतूतों पर पर्दा डालोगे? हुरैन दांत पीसते मोमिन को देखकर बोली। उसकी इस हरकत पर मोमिन जो खुद को थप्पड़ खाने के बावजूद हुरैन की इज्जत का ख्याल करते काम रहने की कोशिश कर रहा था, उसका जब टूट गया। बस बहुत हुआ, ज़्यादा सर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आएगा बोलती जाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरे किरदार पर कभी शक मत करना, वरना पछताओगी। मोमिन ने हुरैन को उंगली दिखाते खास जाने वाली नज़रों से देखा था। मैं भी तुमसे कहा था कि मुझे मैंने भी तुमसे कहा था कि मुझे तुम मत कहना। हुरैन ने भी मुकाबले पर आते मोमिन को उंगली दिखाई थी। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, मोमिन कहते जाने लगा, मगर 2 कदम दूर जाकर कुछ सोचते रुक गया, फिर वापस पलटा। एक्चुअली मुझे बात करनी है तुमसे। यू नो व्हाट, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो तुम। और एक बात और, जिस नंबर से तुमने मुझे मैसेज किया था, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो सिम मैं ही लेकर आया था और बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मैसेज करने वाली तुम हो और मैं तुमसे ही मिलने आया था।
और मैं तुमसे ही मिलने आया था। हाँ हाँ बोल लो, जितना झूठ बोल सकते हो बोल लो, अब पकड़े जो जा चुके हो झूठ ही बोलोगे ना, हुरैन ने तब फिर कहा। उसकी बात पर मोमी ने बेबसी से गहरा सांस भरा था। घर जाकर एक बार लकी से जरूर पूछना कि जो सिम उसने तुम्हारी बहन को लाकर दी थी वो कौन लेकर आया था, और आखिरी बात ये कि जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ये मेरे किरदार पर लगा है और मैं इसे भूलूंगा नहीं, मोमिन जब से बोला और एक साथ नजर हफ्सा और हुरैन पर डालता तेजी से वहां से निकलता चला गया। हफ्सा परेशानी से मोमिन की दूर जाती पुष्प को देखकर हुरैन के करीब आते बोली, चाचू को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। तुम चुप करो, तुम चुप करो, हुरैन ने हफ्सा को सख्त घूरियों से नवाजते फौरन खामोश करवा दिया था। बंदर ही अंदर उसे भी कुछ गलत हो जाने का एहसास होने लगा था। ईमान ब्लैक पैजामा पहने अंगड़ाइयां लेते हुए रूम से बाहर आई तो एक लड़की फौरन से उसके करीब आई थी। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करवा दे, ईमान ने मुस्कुरा कर उसे कहा। तो वो सर हिलाते हुए वापस पलट गई। ईमान भी धीरे धीरे चलते हुए मेन हॉल में आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हेल्गा चेहरे पर रजली मुस्कान से चाहे वहाँ आई। मैम नाश्ता रेडी है, हेल्गा ने कहा तो ईमान मुस्कुरा कर सर हिलाती हुई डाइनिंग एरिया की जाने पड़ी और अपनी जगह संभाल ली। उन्होंने नाश्ता किया। ईमान ने प्लेट में ऑमलेट निकालते हेल्गा की नज़र देखकर पूछा, यस मैम। सर कह रहे थे कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो अगर आप बोर हो जाए तो मेरे साथ बाहर चल सकती हैं, हेल्गा ने जवाब देते साथ ही उम्र का पैगाम भी ईमान को दिया, जिस पर ईमान ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। ध्यान में इतरार उजरे कल पर गया था। कल का सारा दिन उमर ने ईमान के काम किया था। जाने कितने अरसे बाद ईमान को आज़ाद हवा में खुलकर जीना एंजॉय करना नसीब हुआ था। कल का दिन उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। उसने हर वो जगह उमर के साथ एक्सप्लोर की थी जिसका हाँ वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कभी देखा करती थी। वो जहाँ जहाँ कहती रही उमर उसे लेकर जाता रहा। उमर का उसे बेपनाह शॉपिंग करवाना, रोड से कॉटन कैंडी दिलवाना, हाथ पकड़ कर उमर के संग सड़कों पर घूमना, झील के किनारे ज्यादा मछलियां पकड़ने का मुकाबला करना, फिर उमर की जीत देखकर ईमान का चिढ़ जाना और उसकी सारी शिकार करदा मछलियां गुस्से में उठाकर वापस झील में फेंक देना। रद्देमल की सूरत में उमर का उसे अपने हमरा लेकर झील में कूद जाना, फिर गीले कपड़ों के साथ दोनों का ठंड में कांपते हुए घर वापस आना। सब एक खूबसूरत याद की तरह ईमान ने जहन में दोहराते ही हिफज किया था। रात को दोनों थके हारे घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर गिरे थे जैसे अबदी नींद सो गए हों। उमर सुबह ईमान के उठने से पहले ही नाश्ता करते ऑफिस के लिए निकल चुका था और जाते वक्त मुलाजमा को हिदायत देना नहीं भूला था। ईमान ने सुकून से नाश्ता किया और इस सबसे फारिग होते हाथ में चाय का मग थामे चहलकदमी करते हुए हॉल में आ गई। हॉल में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी जहां उमर की बेशुमार अचीवमेंट फ्रेम्स की सूरत आवेजा थी। ईमान मारे थे जैसे उसके उनके पास जा रुकी और एक एक करके सारे फ्रेम्स को पढ़ने लगी। हेल्गा भी उसकी जानिब आते उससे 2 कदम के फासले पर पीछे खड़ी हो गई और ईमान जिस फ्रेम को हाथ लगाती उसके बारे में हेल्गा उसे मालूमात देती क्योंकि उन पर लिखी गई जुबान स्विट्जरलैंड की थी। ये क्या है? ईमान ने एक पिक्चर को देखते कहा जहां उमर ब्लैक ड्रेस पहने अपनी पूरी शान के साथ घोड़े पर बैठा था। ये सर की लास्ट बर्थडे की पिक्चर है। तब भी वो यहीं थे और यहाँ के पोलो गेम में उन्हें मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया था। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि उस दिन सर की बर्थडे भी है तो उन्होंने ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि सर को एक अरबी घोड़ा भी गिफ्ट किया था। ये उसी इवेंट की पिक्चर है। ईमान ने नज़र पिक्चर के निचले कोने पर डाली जहाँ पर तारीख लिखी गई थी। हेल्गा, आज डेट क्या है? कुछ सोचते हुए माँ ने पूछा तो हेल्गा उसकी सोच विचार समझते मुस्कराने लगी। जी आप सही समझी हैं, आज सर का बर्थडे है। क्या आज उमर का बर्थडे है? ईमान चौंकते हुए पीछे मुड़ी। जी आज रात के 12 बजे से सर का बर्थडे शुरू हो जाएगा, हेल्गा ने बताया। उमर कब तक वापस आएंगे? ईमान ने पूछा। 12 बजे के बाद ही। लेकिन अगर आप सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रही हैं तो मत सोचिए क्योंकि सर नहीं मनाते, हेल्गा ने बुरा सा मुंह बनाते कहा तो ईमान मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम गई। उसकी आप फिक्र नहीं करें, बस आपको बर्थडे सरप्राइज प्लान करने में मेरी मदद करना होगी। पूरा दिन पड़ा है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ईमान ने जोशीले अंदाज में मुस्कुरा कर कहा तो हेल्गा भी मुस्कुराने लगी। मगर वो जानती थी कि ऐसी बहुत सी तैयारियां उमर की फैमिली भी उसके लिए कर चुकी थी। पर हर बार वो रस्मन केक काटने का मौके से मगर हर बार वो रस्मन केक काट कर मौके से छाईमई हो जाता। इस बार भी ऐसा ही होना था मगर हेल्गा ये सब ईमान को बताकर उसका दिल बुरा नहीं करना चाहती थी। ओके चलिए गाइस, तो ये थी आज के एपिसोड मैंने कंप्लीट कर दी है। एंड इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगी कि डेली एपिसोड आया करे, बेशक वो 3 मिनट की ही क्यों ना हो, मैं डेली जो है वो एपिसोड देने की कोशिश करूंगी। एपिसोड थोड़ी शॉर्ट थी क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग में टाइम बहुत कम मिलता है मुझे और जितना टाइम निकल सकता है मैं उसमें वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। अभी भी अफ्तारी के बाद ही मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगी और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह कल ज़रूर आएगा। और तब तक के लिए मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।